नमस्कार, मैं चंद्रकांता और आज हम सुनने जा रहे हैं वरिष्ठ लेखक डॉक्टर सुशील कुमार फुल की कहानी जंगल। वह अचानक आ खड़ा हुआ था, पूरे 30 वर्षों के बाद। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। होता भी कैसे? कल्पना के बिंबों के सहारे कब तक किसी के अस्तित्व और व्यक्तित्व को स्वीकार किया जा सकता है भला? कोई बीहड़ जंगल में खो जाए और फिर लौट कर न आए। 30 वर्ष पहले अपने भाई को बंबई के एक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलवाकर घर लौटे थे तो वे बहुत खुश थे। गांव भर में चर्चा थी कि बिहारी डॉक्टरी पढ़ने इतनी दूर गया है, 1500 मील से भी अधिक दूर, बड़े नगर बंबई में। लेकिन परिवार की यह खुशी बहुत दिन न टिक सकी। अचानक उन्हें बर्मा से आया हुआ एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, भैया आपको खुशी होगी, मैंने INA ज्वाइन कर ली है, कॉलेज छोड़ दिया है। सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व में सम्मोहन है। दीवानों की मदमस्त टोली, मैं हर प्रकार से खुश हूं, जय हिंद। यह उसका पहला और अंतिम पत्र था। भाई की प्रतिक्रिया तो सुखानुभूति की ही थी, लेकिन जब इसकी सूचना उन्होंने अपने माता पिता को दी तो वे चुप्पी साध गए। मां ने इतना भर कहा, अब वह नहीं लौटेगा। पिता ने दार्शनिक अंदाज में कहा, जो ऊपर वाले की इच्छा। एक को तो पहले ही द्वितीय विश्व युद्ध ने ले लिया और फिर यह संतान का मोह। अपने ही शरीर के टुकड़े को होम होते हुए देखना कितना कष्टप्रद है। फिर वे चुप हो गए और यह चुप्पी अंत तक भी न टूटी। हाँ, उनकी आंखों में कुछ खो जाने का एहसास बराबर उजागर रहता। उसके लौट आने की प्रतीक्षा थी, शायद आ जाए, परंतु नहीं। स्वतंत्रता के बाद भी बिहारी नहीं लौटा। बहुत पता किया लेकिन कोई समाचार नहीं मिला। मां ने घोषणा कर दी थी, तुम तो व्यर्थ ही चिंता में डूबे रहते हो, वह नहीं आएगा। क्या पता कब का वीर गति को प्राप्त हो गया। समझ लो एक कम ही पैदा हुआ था। मैं कैसे भूल जाऊं अपने ही शरीर के टुकड़े को जिसकी धमनियों में मेरा रक्त प्रवाहित होता है। तुम में मां नहीं बोल रही। काश तुमने उसे जन्म ही न दिया होता, मैं उस बच्चे का बाप न होता। बच्चों को जन्म देकर मौत के मुंह में झोंक देना, ओह। पिताजी बिलख पड़े थे। आज सारे बंधन टूट गए थे। सारी उम्र गीता का पाठ करते रहे हो, फिर भी तुम डरपोक के डरपोक रहे। अरे शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी के प्रति मोह अनावश्यक है। मां ने पिताजी से कहा, हाँ, मैं डरपोक हूं, तुम सही कहती हो। मैं अपने शरीर के टुकड़े को होम होते हुए नहीं देख सकता। इसके बाद पिता अपने आप में सिमट गए। बहुत दिनों तक मां भी कुछ न बोली थी। समय बीतता गया। अचानक 30 वर्षों के बाद बिहारी सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों भाई बहुत देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे। आंसुओं की धारा बहती रही और मौन में संवाद चलता रहा। आस्थाओं का जंगल उगाया। घर भर में मधुमास की गंध फैल गई। भतीजे ने चाचा के चरण छुए और उसकी सुख सुविधा के प्रबंध में जुट गया। बिहारी की आंखें इधर उधर दौड़ रही थीं, किसी को खोज लेने की ललक में। जब बड़े भाई ने विस्तार से माँ बाप की मृत्यु के बारे में बताया तो वह अंदर ही अंदर धंसता चला गया, लहूलुहान होता चला गया। देर रात तक दोनों भाई बतियाते रहे, जैसे बीते समय को पंख लग गए हों। भतीजे अपने चाचा की बातों को परलोक की कहानियों की भांति सुनते रहे। स्वतंत्रता संग्राम के उस अध्याय में डूबते उतराते रहे जिसे बिहारी ने कर्मठता से जिया था। बिहारी कह रहा था, अपनी मिट्टी से किसे प्यार नहीं होता, कौन घर लौटना नहीं चाहता। मैं भी कसमसाता रहा। जब इंडियन नेशनल आर्मी बिखर गई तो हम जवान भी जहां तहां बिखर गए।
मैं बर्मा के जंगलों में था। अभी शहर पहुंचने की योजना बना ही रहा था कि नामुराद बुखार ने मुझे दबोच लिया। कोई साथी नहीं था, कोई संबंधी नहीं था। मैं अपने छोटे से टेंट में कांप रहा था, मृत्यु से जूझ रहा था। युद्ध में मैं कई खतरों से बच निकला था, लेकिन अब विवश था, पूरी तरह असहाय। मेरी कल्पना में अपना गांव, अपना घर और मेरे संबंधी बार बार कौंधते थे। फिर वह देवी आ प्रकट हुई। पता नहीं कितने महीने वह मेरी सेवा करती रही। मैं स्वस्थ हो गया। मैंने जब उसे भारत लौटने की बात कही तो वह चुप हो गई। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसकी आंखों में पीड़ा के बिंब भर आए थे। वह मुझसे अलग नहीं होना चाहती थी, मुझसे बंध गई थी, और मैं उसकी आंखों का तिरस्कार नहीं कर सका। मैं उसी का होकर रह गया। तुमने उससे विधिवत शादी कर ली या यूं ही रख लिया? बड़े भाई ने आश्चर्य से बिहारी से पूछा। भैया, आपके विधि विधान जंगल में नहीं चलते, और वैसे भी शादी तो परस्पर आस्था और विश्वास की बात है। तो तुम उसे छोड़ नहीं सकते? भैया, वह मेरी अर्धांगिनी है, मेरा घर है, परिवार है, बाल बच्चे हैं। बिहारी के मुंह का स्वाद अब फीका होने लगा था। सुनो, तुम्हारी शादी यहीं करवा देंगे। नहीं भैया, नहीं। शादी तो रिश्ते की पवित्रता का नाम है, और बीवी गाय भैंस तो नहीं जो एक को त्याग कर दूसरी खरीद लूं। भाई की बात सुनकर बिहारी के चारों ओर सागर की लहरें उठने लगीं, जो कभी भी उसे लील सकती थी। अथाह जंगलों में भटकता हुआ, आवश्यकता पड़ने पर सांपों को अपना भोजन बनाने वाला अनुशासन प्रिय सैनिक चौंक पड़ा। अपने नन्हे से बेटे को कैसे छोड़ दे? उसकी बेटियां उसकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। पत्नी देर रात तक करवटें बदलती रहती होगी, शायद मेरी आहट सुनने के लिए लालाई थी। बड़े भैया कितने अजीब हैं, जो मुझे यहीं बस जाने के लिए कहते हैं। शायद मैंने यहां आकर गलती की। वृक्ष की टूटी शाख भला वृक्ष से फिर कैसे जुड़ सकती है? और डार से बिछुड़ा पक्षी एक बार भटक गया तो भटक गया। वह भी तो डार से उखड़ा हुआ पक्षी ही है, जिसने अपना अलग नीड़ बसा लिया। पता नहीं वे क्षण कैसे थे जब वह भारत आने का निर्णय कर बैठा। इतना उतावलापन कि घर में बताकर भी नहीं आया। पैदल ही चोरी छिपे बर्मा नेपाल की सीमा को पार कर भारतीय क्षेत्र में आ गया। जोश में उसे इतना भी ध्यान न रहा कि इस प्रकार सीमा पार करने से किसी क्षण गोली उसके आर पार हो सकती थी। परंतु वह सकुशला पहुंचा था। आ तो गया, शायद खून की पुकार थी, लेकिन उससे एक गलती हो गई। बिना कागज पत्र पूरा किए सीमा पार करने का अपराध उससे हुआ था। बनारसी दास को जब वस्तु स्थिति का पता चला तो उसने कहा, बिहारी, तुमने अच्छा नहीं किया। किसी ने रपट कर दी तो कितनी मुश्किलें हो जाएंगी। चाचा जी, आप खुद ही थाने में इस बात की सूचना दे दें। भतीजे ने भी तुरंत कहा। इधर बिहारी हैरान परेशान बस इतना बोला, मैं तो खुद लौट जाना चाहता हूँ भैया। आपको डर लगता है तो मैं कहीं और चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं बिहारी, ये बात नहीं। मैं खुद अधिकारियों से मिल लूँगा। मैं कुछ और ही सोच रहा था। INA के सैनिकों की पेंशन लगती है, उसके लिए प्रयत्न किया जा सकता है, लेकिन तुम्हें पासपोर्ट बनवा कर आना चाहिए था। भैया, मैं पेंशन लेने के लिए नहीं आया हूँ। बिहारी अजीब संकट में फंस गया था। बड़े भाई की बात तो ठीक है, यदि वह पासपोर्ट बनवा कर आता तो यहाँ अधिक दिन काट सकता था बिना किसी हिचकिचाहट के। वैसे हर वर्ष वह भारत आने की योजना बनाता, लेकिन किसी न किसी कारणवश योजना ही रह जाती। पत्नी का सम्मोहन था या फिर नन्हे मुन्ने का मोह, कह नहीं सकते। अब बड़े भाई का आग्रह है, इतने वर्षों बाद लौटे हो, कहीं नहीं जाना, नया घर बसा लो। मैं अपने हिस्से में से तुम्हें हिस्सा दूंगा। तुम्हारा हिस्सा तो दूसरे भाई कब का बेच कर खा गए, लेकिन मेरा मन कहता था तुम एक दिन जरूर आओगे।
और तुम्हारे भाइयों ने समझ लिया कि भाइयों ने जो भी किया ठीक ही किया। भाई, मैं डार से बिछुड़ा पक्षी, मेरी पहचान ही मिट गई है। मैं लौट जाऊंगा। मेरा घर बार, खेती बाड़ी, बच्चे और बीवी सब वही तो हैं, बिहारी ने कहा। बनारसी दास ने उसकी आंखों में मोह की झलक देखी तो कहा, देखो बिहारी, अब तुम आ गए हो तो यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन तुम्हारा लौट जाना हमसे सहन नहीं होगा। तुमने आकर संबंधों की चिंगारी सुलझाई है, या तो आते ही नहीं, आते हो तो यहीं रहो। यदि उसके बिना नहीं रह सकते तो बीवी बच्चों को भी यहाँ ले आओ। तुम्हें पेंशन भी मिलने लगेगी, काम का जुगाड़ भी हो ही जाएगा। बिहारी को लगा उसके इर्द गिर्द भयानक जंगल उभरने लगा है, जिसमें शीघ्र ही उसकी पहचान खो जाएगी। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। तभी बड़ा लड़का उठा। उसने पिता को जगाया, फिर दोनों भाइयों को भी। वह धीमे से झांक कर देख आया कि बिहारी चाचा सोए हुए हैं। उसने धीमे से अपने पिता के कान में कहा, पिताजी, आपका प्रस्ताव तो अच्छा है कि बिहारी चाचा अपने परिवार को लेकर यहाँ आ जाएं, लेकिन आपने सोचा है उनका खर्च कैसे चलेगा? वे किस घर में रहेंगे? उनका हिस्सा तो आपके भाई बेच कर खा गए, और फिर बिहारी चाचा को क्या नौकरी मिलेगी? 10वीं पास को कौन पूछता है? अब तो आप रिटायर भी हो चुके हैं, आपको भी पेंशन नहीं मिलती। दूसरे भाई ने भी धीमे से कहा, ऐसी स्थिति में तो अपने ही खर्च पूरे नहीं होते। उनका भरा पूरा परिवार आ गया तो घर में ही बेघर होने की स्थितियां पैदा हो जाएंगी। बनारसी दास चुप था। भलाई इसी में है कि वे वहीं रहें। हाँ, कभी कभी मिलने की इच्छा हो तो साल भर बाद आकर मिल लिया करें। वैसे भी रिश्ते दूर से अच्छे लगते हैं, बीच में घुल मिलकर रहने से संबंध बिखर जाते हैं। अपने दूसरे भाइयों को ही देख लीजिए पिताजी, कोई मिलकर भी राजी नहीं। बनारसी के चेहरे पर यह सुनकर विषाद की रेखाएं उभर आईं। उसे पहली बार महसूस हुआ मानो सारे शरीर में कांटे उगाए हों। भाई इतने वर्षों बाद आया है और मेरे ही शरीर के अंश मुझे आंखें दिखाते हैं। जरा भी संकोच नहीं, जो मन में आया उगल दिया। अरे ये क्या जाने मेले में आत्मज के खो जाने पर कितना दुख होता है, और अचानक आत्मज के घर लौटने पर कितनी खुशी। किसी के खो जाने की अनुभूति, अपने ही शरीर का कुछ भंग हो जाने की तिलमिलाहट, ये दुधमुहे क्या जाने। ये तो धन की चकाचौंध से, हकबकाए से बस पैसा बटोरने में लगे हैं। शायद संबंधों की सरलता और खून की घनिष्ठता को इन्होंने महसूस करना शुरू ही नहीं किया। एक माँ थी जो बिहारी को देखने की लालसा लिए चल बसे। बाप तो कोठरी में बंद होकर बैठ गया। बिहारी की संभावित यातनाओं की कल्पना ने ही हम सबको आतंकित कर दिया था, और ये कल के चूजे उसके हिस्से की बात करने लगे हैं। मेरी पेंशन का न होना इन्हें सताने लगा है। यह सोचकर संबंधों के बिखराव का जंगल उसके इर्द गिर्द लिपटने लगा। बच्चों के जाने के बाद बनारसी बिहारी के कमरे में गया। बिना बत्ती जलाए उसने अपना हाथ बिहारी की छाती पर रख दिया। बहुत देर तक वह उसके दिल की धड़कन को महसूस करता रहा। सोए बच्चों के दिल की धड़कन को महसूस करना उसने अपने पिता से सीखा था, जो हर रात सारे बच्चों के दिल की धड़कन महसूस किए बिना नहीं सोते थे। शायद उनके एक पुत्र की मृत्यु नींद में हो गई थी, और फिर यह वहम उनकी आदत बन गया था। धड़कन महसूस कर लेने के बाद बनारसी ने आश्वस्त होने के लिए पुकारा, बिहारी। हाँ भैया। ओह, तो अभी जाग रहा है, सोया नहीं क्या? नहीं भैया, आप सब लोग भी तो जाग रहे थे ना, बिहारी ने कहा। बिहारी के मुंह से यह बात सुनकर बनारसी को लगा वह विक्षत पक्षी की भांति हवा में लटक रहा है, और बिहारी फिर से जंगल में कहीं खो गया है। बनारसी दास बिहारी बिहारी पुकारते हुए जंगल की उसी गहनता में कहीं
डूब गया। आशा है आपको डॉक्टर फुल की कहानी जंगल पसंद आई होगी। आप आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।